हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज वाली वीडियो में हम भाई बुक 2 करेंगे, क्लास 12th ज्योग्राफी, जिसका एग्ज़ाम आपको पता ही है बहुत नज़दीक है। और आशा करता हूँ आपने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको ज्योग्राफी बुक 1 के जितने भी चैप्टर्स थे उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए थे और साथ में उन सभी एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन भी दी थी, ताकि अगर वो चैप्टर आपने नहीं पढ़े होंगे तो आप उन चैप्टर से थोड़े बहुत अवगत हो जाएंगे, ताकि अगर उससे कोई 2 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं तो आप वो लिख पाएं। ठीक है। और आज वाली वीडियो में मैं जो बुक 2 है आपका सेकंड बुक जो आपका है ज्योग्राफी का ही, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा और इसके भी मतलब एमसीक्यू के जो भी आंसर होंगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ताकि अगर ये क्वेश्चंस बड़े रूप में आए, 2 नंबर में आए या फिर 3 नंबर में आए, तो आपको कोई करने में कठिनाई वगैरह ना हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लेना भाई। और चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 1 से। क्वेश्चन आपका, विच फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो भारत का कौन सा भौतिक क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है। एक तरीके से देखिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा जनसंख्या वहीं पर रहती है जहां पर फर्टाइल सॉइल हो, वाटर हो, फ्लैट लैंडस्केप हो। तो ऐसी ऐसी जगहों पर क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है काफी ज्यादा डेंस होती है। तो ऐसा जो इलाका आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वाला जो इलाका आप देखते हैं, इसके आसपास में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज कॉम्पोजिशन इंक्लूड, यानी कि जनसंख्या संगठन में क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए, जनसंख्या संगठन जो आपका है बेसिकली उसमें एज, सेक्स और लिटरेसी और साथ में जो भी व्यवसाय है, फिर जो ऑक्यूपेशन है लोगों का, उसको इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो सही आंसर है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स व्हेन, यानी कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कब होती है। तो ये तब होता है जब डेथ जो आपकी है वो ज्यादा बढ़ जाए और बर्थ उसके मुकाबले बेसिकली कम हो। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। यानी कि जब क्या होगा, डेथ आपकी ज्यादा होगी बर्थ रेट से, तो नॉर्मल सी बात है लोगों की संख्या घटेगी। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका, विच इंडियन स्टेट हैज वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू हिली टेरेन। तो इन चारों में अगर हिली टेरेन की हम बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, अरुणाचल प्रदेश, वो काफी ज्यादा एक तरीके से हिली टेरेन वाला इलाका है। वहां पर माउंटेन है, फॉरेस्ट है, और जिसकी वजह से जो वहां पर जो सेटलमेंट होती है काफी ज्यादा स्पर्श होती है बेसिकली, और इसकी वजह से वहां पर लोग जो है वहां रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है आपका, डिपेंडेंसी रेशियो कंपेयर। तो देखिए, आश्रित अनुपात किसकी तुलना करता है। तो ये जो डिपेंडेंसी जो रेशियो है बेसिकली वर्कर्स और जो नॉन वर्कर्स है उनके बीच में जो भी कंपेरिजन होता है वो ये करता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं भाई चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस पे। और चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है आपका, माइग्रेशन विद इन द कंट्री इज कॉल्ड। तो व्हेनेवर यू मूव, बेसिकली अगर आप कंट्री के भीतर ही एक तरीके से हो रहे हैं तो ऐसी माइग्रेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, इंटरनल कहते हैं, क्योंकि हम देश के भीतर एक तरीके से यहां से वहां जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज मेनली ड्यू टू। तो कभी भी ग्रामीण से जब शहरी प्रवास होता है उसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, तो अच्छी शिक्षा होती है या तो रोजगार होता है। तो जो पुश और पुल जो होता है बेसिकली जॉब्स का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिख रहा है ये होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट, रिलीजन एंड द लैंग्वेज कभी भी मेन रीजन नहीं रहा है रूरल टू अर्बन में। अगर आप भी किसी स्टेट से दिल्ली पहुंचे हैं तो उसका मेन रीजन अगर आप देखेंगे तो वहां पर एजुकेशन होगा, और अगर आपके जो फादर की बात करूं मैं तो वो भी जो पहुंचे होंगे वो जॉब्स का कारण होगा। ठीक है, तो रूरल टू जो अर्बन माइग्रेशन बेसिकली जो होता है उसका मेनली जो रीजन होता है वो होता है आपका भाई जॉब्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज अ पुल फैक्टर। देखिए, पुल फैक्टर जो इसके अंदर है वो बेटर एजुकेशन है। बेटर एजुकेशन की वजह से लोग यहां से वहां ज्यादा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सीजनल माइग्रेशन इज कॉमन इन। तो देखिए, सीजनल माइग्रेशन जो आपका है बेसिकली वो कहां पर होता है, तो जो भी प्लांटेशन या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स आप देखते हैं उन सभी इलाकों पर ऐसा होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो यहाँ की जो जॉब्स वगैरह होती है वो टेम्परेरी बेस्ड पर होती है, और इस वजह से यहाँ का जो माइग्रेशन होता है वो सीजनल होता है, यानी कि मौसमी प्रवास देखा जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं भाई। पांचवा क्वेश्चन है आपका, वन मेजर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन सिटीज। तो सिटीज में क्या होता है, जो प्रवास जो अगर होता है तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव ये है कि यहाँ पर क्या होता है, आवासों पर या फिर बेसिकली घर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत सारी आ जाती है और बहुत ही कम लोगों के लिए घर मुहैया करा पाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो भी स्लम्स होता है, फिर जो ओवर क्राउडिंग है बेसिकली वो उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो जो आपका दिल्ली है, दिल्ली रियल में जो बनाई गई थी वो 6 से 7 लाख लोगों के लिए बनाई गई थी।
ठीक है, एक रिपोर्ट ऐसा बताती है। और रियल में अभी जो दिल्ली में लोग रहते हैं कम से कम 2-2.5 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो पूरी की पूरी दिल्ली है वो 6 से 7 लाख लोगों के लिए है, बट रियल में जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं भाई वो 2.5 करोड़ रह रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी सिटीज होती हैं यहाँ पर जो माइग्रेशन का सबसे नेगेटिव इफेक्ट अगर देखा जाए तो वो आपका भाई हाउसिंग प्रेशर ही देखा जाता है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड। तो HDI जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या क्या चीज एक तरीके से मतलब यूज करी जाती है जिसकी सहायता से HDI को एक तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें UNDP को, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके कंपोजिट इंडेक्स की सहायता से ही हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, इन 3 चीजों को लेकर के HDI एक तरीके से क्रिएट किया जाता है कि किस स्टेट का जो HDI है वो बेहतर है फिर किसका खराब है। तो वहां पर हम क्या क्या देखते हैं, वहां का स्वास्थ्य देखते हैं, वहां की एजुकेशन देखते हैं और साथ में वहां की इनकम को भी देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश HDI। तो देखिए HDI जो जारी करता है वो आपका UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वो यही सब चीजें देखता है और उसकी सहायता से वो अलग अलग देशों को रेटिंग देता है। रेटिंग जो आपका है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। तो अगर आप 1 के बहुत ज्यादा नजदीक में है दैट मीन्स कि आपके देश का जो HDI है वो बहुत ही बेहतर है। तो मोस्टली जो देश इसमें देखने को मिलते हैं HDI में, तो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, यूरोप की जो बेस्ट कंट्रीज हैं बेसिकली वो HDI रिपोर्ट में बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत जो आपका है वो मिडल से भी थोड़े से आसपास में ही एक तरीके से आता है, मतलब बेस्ट में हम नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट। तो देखिए जो जीवन प्रत्याशा जो आपका है वो क्या बताती है, तो ये जो बताती है कि आपकी जो लाइफ होगी बेसिकली आप कितना जीवन जिएंगे उसके बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है हायर HDI मींस। देखिए हायर HDI मींस होता है कि आपके यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बेसिकली इसमें एजुकेशन, हेल्थ और इनकम ये काफी ज्यादा बढ़िया है। दैट मीन्स कि आपका जो HDI होगा वो क्या होगा, आपका हायर होगा। तो जितने भी आप यूरोप के देश देखते हैं उन सभी देशों में आप देखेंगे कि वहाँ का एजुकेशन हो गया, फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर जो इनकम होगी वहाँ के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है बेसिकली वो काफी बेहतर है, और इसीलिए उन देशों की जो HDI रेटिंग होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका विच इज नॉट अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो इसमें से कौन सा जो आपका है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर नहीं है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पर कैपिटा इनकम है और लिटरेसी भी है, बस इसमें एक नहीं है जो आपका रेनफॉल होगी। रेनफॉल जो आपका एक फिजिकल फैक्टर है ना कि एक HDI का पार्ट है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर देखते हैं भाई। अगला आपका है ह्यूमन सेटलमेंट, बेसिकली मानव बस्तियां। तो इसमें क्वेश्चन है आपका विच इज द मेन क्राइटेरिया फॉर सेंसस टाउन इन इंडिया। यानी कि आपको बताना है कि जो इसमें से क्राइटेरिया पूछा गया है कि भारत में जनगणना नगर का मुख्य मापदंड क्या है। तो यहाँ पर जो जनगणना देखी जाती है बेसिकली वो देखी है जनसंख्या अगर 5,000 से अधिक है तो एक तरीके से सेंसस टाउन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शहरी समूह का अर्थ क्या होता है। देखिए शहरी समूह का अर्थ होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो लगातार एक तरीके से फैल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, शहरी क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है धार्मिक केंद्र के आसपास विकसित नगर। तो देखिए धार्मिक जो केंद्र होते हैं बेसिकली उसके आसपास जो नगर विकसित होते हैं उनको हम पिलग्रिमेज टाउन कहते हैं, बेसिकली तीर्थ नगर कहते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे शहर मिल जाएंगे जो धार्मिक केंद्रों के पास होते हैं, जैसे मक्का मदीना के पास हो गया या फिर अयोध्या मंदिर के पास हो गया। तो ऐसे करके आपको हमेशा क्या देखने को मिलता है, तीर्थ नगर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चर्च के पास भी ऐसे बहुत सारे आपको नगर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्लम्स मोस्टली ग्रो इन विच पार्ट ऑफ सिटी। यानी कि झुग्गियां जो हैं बेसिकली वो शहर के किस भाग में अधिक बनती हैं। तो ये हमेशा ऐसी जगहों पर बनती हैं जो शहर का एक तरीके से बाहरी किनारा होता है और उस जगहों पर क्या होता है, झुग्गियां वगैरह बन जाती हैं। बन क्या जाती है मतलब बनाई जाती हैं मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स इज बेस्ड ऑन। देखिए जो यानी कि नगरों का जो कार्यात्मक वर्गीकरण है वो किस आधार पर करा जाता है। तो नगरों का जो वर्गीकरण करा जाता है उनका मेन जो रीजन देखा जाता है वो वहाँ की इकोनॉमिक फंक्शन देखा जाता है, मतलब इंडस्ट्री देखेंगे, ट्रेड देखेंगे, रिलीजियस रोल देखेंगे, और इन सभी चीजों को लेकर के हम क्या करते हैं, नगरों का कार्यात्मक जो वर्गीकरण है वो हम करते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है आपका फसल तीव्रता कब बढ़ती है। यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीज व्हेन द मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर एक ही फील्ड में बहुत सारी आप क्रॉप्स को उगाएंगे बेसिकली तो इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, फसल तीव्रता को मतलब फसल तीव्रता बोलूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट अ लैंड डिग्रेडेशन कॉज। देखिए लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी जमीन खराब हो, तो जमीन खराब होने के बहुत सारे तरीके हैं। ओवर इरिगेशन इज वन ऑफ देम, डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ देम, एंड द माइनिंग इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पर जो ए, बी एंड जो डी है, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो आपकी भूमि है या फिर जो जमीन है वो खराब होती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से अगर आप ग्रेजिंग करवाते हैं, क्या कहते हैं, मतलब जो पशु चरते हैं बेसिकली, तो उसकी वजह से जो भूमि है आपकी खराब नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हालांकि अगर आप ज्यादा मात्रा में अगर पशुओं को चराएंगे किसमें, क्या फील्ड में, तो उनके जो पांव होते हैं, पांव की वजह से मिट्टी खुदती है तो वो उड़ जाती है एक तरीके से हवा चलने की वजह से, जिसकी वजह से वहां पर भी लैंड डिग्रेड होगा। बट यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है कि कंट्रोल ग्रेजिंग अगर हम कराएंगे तो लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मोस्ट सक्सेसफुल इन, यानी कि जो हरित क्रांति है वो सबसे ज्यादा कहां पर हुई थी। तो भारत के जो भी आपके क्या कहते हैं इसको, नॉर्थ के स्टेट्स, जिसमें से पंजाब आता है आपका, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो आप देखते हैं, इन क्षेत्रों में जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था बेसिकली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, और यहाँ के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉफिट में आए थे। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच क्रॉप्स नीड मैक्सिमम वाटर। तो इसमें से कौन सी फसल ऐसी है जिसके लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि राइस इस मतलब कि एक ऐसा मतलब क्रॉप है बेसिकली जिसके लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, और ये तभी बोते हैं, मतलब आपने देखा भी होगा कि जो चावल जब बोया जाता है, चावल नहीं बोते हैं बेसिकली, धान बोते हैं, धान के पौधे होते हैं, धान के पौधों में से चांद बोलो मैं सॉरी, ये चावल को निकाला जाता है, तो उसको पानी पूरा फिल करना पड़ता है आपको उस ग्राउंड में, एंड देन उसको बोते हैं हम एक तरीके से, फिर वो निकालते हैं, फिर दोबारा से बोते हैं। तो दो तरीके का एक प्रोसेस है राइस बोने का। हालांकि और ये जो पूरा का पूरा है वो पानी वाला ही फसल होता है। कौन सा वाला, धान। तो धान के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉमन इन। तो झूम खेती कहां पर एक तरीके से सामान्य है। तो जो भी आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखते हैं, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, सॉरी मेघालय हो गया, ये सब जो इलाके हैं यहाँ पर स्लैश एंड बॉर्न खेती करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर इलाके बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जंगलों के ही चीज मतलब जो भी चीजें हैं उनको जला करके खाद बनाई जाती है, और देन उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर खेती करी जाती है। ठीक है, तो जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको स्लैश एंड बॉर्न भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वाले बुक में भी ये क्वेश्चंस कराया था। तो ये कहां पर होता है भाई, आपका जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स है वहां पर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जल संसाधन से, तो विच सेक्टर यूज मैक्सिमम वाटर इन इंडिया। तो भारत में सबसे अधिक जो जल का उपयोग होता है वो भैया एग्रीकल्चर में ही होता है, बाकी इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक में और ट्रांसपोर्ट में उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि एग्रीकल्चर इज एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं उसको, वर्क है बेसिकली, जिसको लिए सबसे ज्यादा आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, हर फसल में आपको पानी की जरूरत पड़ेगी एक तरीके से। तो सबसे ज्यादा अगर पानी का इस्तेमाल होता है वो किसमें होता है भाई, आपका एग्रीकल्चर में होता है। अगला क्वेश्चन आपका, ओवर इरिगेशन लीड्स टू, अगर हम ज्यादा एक तरीके से पानी देंगे, ज्यादा सिंचाई करेंगे, तो इससे एक ही दिक्कत होती है कि जो जल भराव की जो समस्या है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी फसल वगैरह होती है उसकी जो रूट वगैरह है वो डैमेज हो सकती है। तो आप बहुत बहुत बार ऐसा सुनते भी होंगे कि ज्यादा बारिश की वजह से बहुत सारी जो फसलें हैं बेसिकली वो खराब हो गई। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, इसीलिए जो इरिगेशन होता है वो एक तरीके से लिमिटेड मात्रा में, या फिर जितना पौधे को जरूरत है उतना ही हमें करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज अ मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो कौन सी नीति ऐसी है, फिर कौन सी विधि ऐसी है जिसके जरिए हम पानी को बचा सकते हैं। तो इसमें आप जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके जरिए हम पानी को बचाते हैं। अगला है टैंक इरिगेशन इज कॉमन इन। तो टैंक सिंचाई जो आपका है बेसिकली जो तमिलनाडु वाला जो आप स्टेट देखते हैं वहां पर एक तरीके से ये करा जाता है। तो टैंक की सहायता से वहां पर पानी को इकट्ठा करना, देन उसको खेतों तक पहुंचाना, इस तरीके की वहां पर इरिगेशन वहां पर देखी जाती है। ओके, चलिए पांचवा, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन मेनली ड्यू टू। देखिए जो भूजल है, भूजल का मतलब होता है जो जमीन है एक तरीके से, और जमीन के नीचे क्या है कि पानी एक तरीके से बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो इसका मेन रीजन ये है कि हमने क्या किया, बहुत ही बड़े स्तर पर ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं, और ट्यूबवेल्स की वजह से हम बहुत ही एक्सेस मात्रा में पानी को बाहर निकालते हैं, ओवर पंपिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है बेसिकली, या फिर जो वाटर लेवल है बेसिकली बहुत ही ज्यादा नीचे जा चुका है। ठीक है, चलिए अब अगले चैप्टर्स पे पढ़ते हैं भाई। अगला चैप्टर है आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला। तो विच मिनरल बेल्ट इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडियाज मिनरल इंडस्ट्री। तो भारत के खनिज उद्योग का हृदय किस बेल्ट को कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हमें खनिज मिलता है वो कहां पर मिलता है। तो जो आप एक छोटा नागपुर देखते हैं, एक जो पठार वाला बेसिकली हिस्सा है, मिडिल में पड़ेगा इंडिया के, ये उस वाले इलाके में सबसे ज्यादा जो खनिज उद्योग है बेसिकली हम कहते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच एनर्जी सोर्सेज इज रिन्यूएबल। तो इनमें से जो सोलर ऊर्जा जो आप देखते हैं वो एक नवीकरणीय स्रोत है, बाकी कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, फिर जो नेचुरल गैस होगी वो आपका रिन्यूएबल नहीं है, वो नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, विच मिनरल इज कॉल्ड ब्राउन गोल्ड। तो किस खनिज को ब्राउन गोल्ड कहते हैं। तो इसमें जो लिग्नाइट बेसिकली आप देखते हैं वो जो आपका एक वो ब्राउन गोल्ड है, क्योंकि ये जो कोल होता है वो काफी ज्यादा लो ग्रेड का होता है। ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल्ड ब्राउन गोल्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया मेनली डिपेंड्स ऑन। तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा है बेसिकली यूरेनियम पर एक तरीके से आधारित है। तो जो भी हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल है वो किसके जरिए मिलता है भाई, हमें वो यूरेनियम के जरिए ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मोस्टली लोकेटेड नियर। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी जो आप देखते हैं वो पोर्ट्स के पास ही होता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि समुद्र के आसपास के जो इलाके होते हैं वहीं पर एक तरीके से हम पेट्रोल को बेसिकली निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। तो अगर आप अरब सागर को देखते होंगे तो वहां पर हम ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारी आपको पेट्रोलियम रिफाइनरीज देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं भाई अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है आपका, विच फैक्टर इज कॉल्ड द फुटलूज इंडस्ट्री फीचर। यानी कि हम कौन से फैक्टर को एक तरीके से फुटलूज इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, कैन लोकेट एंड, इसमें क्या है, किसे फुटलूज उद्योग की विशेषता कहते हैं बेसिकली। तो विशेषता अगर हम बात करें कि तो इसकी सबसे अच्छी विशेषता यही है कि इसको हम कहीं पर भी एक तरीके से कर स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आईटी सेक्टर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको आप कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं, कहीं से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज अ बेसिक इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री आपका कौन सा है। इन सब में जो बेसिक इंडस्ट्री वो आपका स्टील की जो इंडस्ट्री है वो है, क्योंकि स्टील जो है आपका, स्टील की सहायता से आप बाकी की जो इंडस्ट्री है बेसिकली उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टील जो आपका है वो दूसरे इंडस्ट्री का बेसिकली क्या है, बेस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन मेनली ऑन। तो जो कॉटन टेक्सटाइल है यानी कि जो सूती वस्त्र उद्योग जो आप देखते हैं, इसका जो मेन जो निर्भरता होती है वो यहाँ के जो कुशल श्रम है या फिर जो बाजार है उस पर करता है कि आपके पास श्रमिक बढ़िया है कि नहीं है। साथ में उसको बेचने के लिए आपके पास अगर बढ़िया बाजार है तो आपके लिए जो ये इंडस्ट्री है वो बहुत ही कारगर साबित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज नॉन फॉर जूट इंडस्ट्री। तो जो कोलकाता वाला आप जो इलाका देखते हैं बेसिकली, कलकत्ता या फिर कोलकाता, जो हुगली बेल्ट है उसको हम एक तरीके से जूट हब भी कहते हैं। तो कोलकाता इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग हैपन्स ड्यू टू। तो यानी कि जो औद्योगिक समूह बनने का जो मेन रीजन होता है, जो भी मतलब एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें मतलब या फिर जो इंडस्ट्री वगैरह आ जाता है, इसका रीजन क्या होता है कि वहां पर जो रॉ मटेरियल है और जो ट्रांसपोर्ट है, इनकी जो कनेक्टिविटी अगर आपको अच्छी मिल जाती है तो इसकी वजह से इसको फायदा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 जो आपका है वो सही है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो भी सामान होगा वो आसानी से पहुंच जाएगा। कनेक्टिविटी अगर अच्छी है आपकी तो आप सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा पाएंगे। तो इस तरीके से इसको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 9 का, नियोजित और सतत विकास वाला। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। देखिए सतत विकास का अर्थ होता है कि हम जो भी एक तरीके से मान ली डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हम अगर फ्यूचर को देख करके कर रहे हैं तो उस चीज को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज द की एम ऑफ रीजनल प्लानिंग। यानी कि रीजनल प्लानिंग जो आप देखते हैं इसका की क्या है, यानी कि क्षेत्रीय नियोजन का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही होता है कि जो भी क्षेत्रीय असमानता फैली हुई है उस चीज को हमें कम करना चाहिए। जो भी बैकवर्ड एरियाज हैं या फिर मान लीजिए भारत में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बाकी राज्यों से बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो इसका ये एम है कि हम क्या करें, उन भी इलाकों को एक तरीके से डेवलप करें, उन इलाकों को भी हम आगे पहुंचाएं। ठीक है, तो रिड्यूस करना जो भी इम्बैलेंस है रीजनली रूप में, ये इसका मेन काम होता है किसका भाई, रीजनल प्लानिंग का। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी कनाल कमांड्स एरिया। इंदिरा गांधी जो नहर क्षेत्र आप देखते हैं राजस्थान में बेसिकली बनाया गया था ताकि जो भी डेजर्ट वाले इलाके थे वहां पर इरिगेशन पहुंचाया जाए और वहां पर भी जो फसलें वगैरह हैं वो ठीक तरीके से उग पाए। अगला क्वेश्चन है, वाटरशेड मैनेजमेंट फोकस ऑन। तो वाटरशेड जो प्रबंधन जो आप देखते हैं इसका जो मेन जो फोकस होता है वो लैंड प्लस में वाटर कंजर्वेशन पर सबसे ज्यादा होता है कि जो भी हमारी जमीन है या फिर जो भी हमारे जल है बेसिकली हमें उसे करना है एक तरीके से बचाना है। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका विच इज नॉट अ सस्टेनेबिलिटी मेजर, यानी कि कौन सा जो आपका है वो सतत उपाय नहीं है। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा एक तरीके से दोहन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज वगैरह आप निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो भी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट आप कहते हैं वो आप उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको इतनी ही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, फिर इतनी ही मात्रा में चीजें निकालनी चाहिए कि भविष्य जो आपका है उनको भी एक तरीके से मिल सके। तो ओवर एक्सट्रैक्शन इज नॉट अ सस्टेनेबिलिटी मेजर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं भाई अगले अगले क्वेश्चंस पे। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का है। तो विच ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। तो नॉर्मल सी बात है, जो रोडवेज है भारत में वो बहुत ही ज्यादा, इनका जो जाल है बहुत बड़ा देखा जाता है, क्योंकि अगर आप रोड के जरिए चाहें तो भारत में कहीं पर भी जा सकते हैं। हालांकि दूसरे नंबर पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर रेलवे को भी कह सकते हैं कि भारत के हर एक कोने के लिए आपको यहाँ पर रेलवे मिल जाती है। बट नंबर 1 की यहाँ पर बात करी गई है, तो रोडवे का जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट विच सिटी। तो देखिए जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो भारत के 4 जो मुख्य जगह है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया। तो आप जब इंडियन मैप देखेंगे ना तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों के लिए मतलब यहां से यहां रास्ता, फिर यहां से यहां रास्ता, फिर यहां से यहां रास्ता, फिर यहां से यहां रास्ता एक तरीके से बनाया गया, और इसी को एक तरीके से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है बेसिकली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को वो जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच इज द चीपेस्ट मोड फॉर बल्क गुड्स। तो बल्क गुड्स को अगर आपको कहीं पर पहुंचाना है तो उसका सबसे चीपेस्ट तरीका जो आपका है वो कौन सा भाई, वाटर है। मतलब वाटर में मतलब जो नाव के जरिए, नाव तो नहीं कहते, शिप कहते हैं बेसिकली, कार्गोस कहते हैं, उनके जरिए क्या होता है कि इस पे जो कॉस्ट वगैरह आती है वो थोड़ी सी कम पड़ती है। अगला क्वेश्चन है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज मेनली यूज्ड फॉर। देखिए जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो आपका होता है उसका जो मेनली जो इस्तेमाल हम करते हैं वो पेट्रोलियम के लिए और गैस के लिए करते हैं, क्योंकि जो लिक्विड होता है फिर जो गैस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आसानी से भेजने का एक ही तरीका है कि आप पाइपलाइन बनाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू, जो संचार क्रांति जो आपकी मुख्य रूप से हुई थी उसका जो मेन अगर हम रीजन देखें तो वो इंटरनेट और सैटेलाइट्स की वजह से ही हो पाई थी। इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन था वो बहुत ही बड़े स्तर पर बहुत ही जल्दी एक तरीके से फैला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बेसिकली क्या हो, यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले, यानी कि मान लीजिए आप एक्सपोर्ट भी सही कर रहे हैं और इंपोर्ट भी उतना ही कर रहे हैं, तो इसको आप बैलेंस ऑफ ट्रेड एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है कोई भी देश जहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट जिस देश में ज्यादा हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से उनके पास पैसा आता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एक तरीके से सही तरीके से बैलेंस हो, कि आप एक्सपोर्ट भी ठीक कर रहे हो, इंपोर्ट भी एक तरीके से ठीक कर रहे हैं, तो उसको आप एक तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स। तो इसमें क्या है कि जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, तो इसको हम कहते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो जब निर्यात ज्यादा होगा बेसिकली, यानी कि आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया इंपोर्ट से, तो इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका मतलब जो क्या कहते हैं इसको व्यापार है वो काफी ज्यादा संतुलन वाला रहा, और ऐसे मामले में क्या होता है जो कंट्री जो आपकी होती है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मेजर आइटम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टुडे। तो आज के समय पे जो आईटी सर्विसेज हैं बेसिकली, जो सॉफ्टवेयर हो गया, फिर जो सर्विंग हम करते हैं दूसरे सेक्टर्स को, यानी कि मान लीजिए टीसीएस कंपनी आप जो सुनते होंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये बहुत सारे देशों में सेवाएं प्रदान करते हैं। बेसिकली हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो इन सब मामलों में जो भारत है आज के समय बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका विच पोर्ट हैंडल मैक्सिमम ट्रेड इन इंडिया। तो भारत में जो सबसे ज्यादा जो व्यस्त बंदरगाह है वो आपका कांडला का है। कांडला जो आप क्षेत्र देखते हैं साउथ की तरफ में पड़ेगा, वहां पर देखने को मिलता है एक तरीके से। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही बड़ी बड़ी कार्गोज आती हैं जो बाहर विदेशों का सामान लाती हैं और साथ में इधर भी भेजती हैं। अगला क्वेश्चन आपका डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मेन काम होता है भाई जो भी आपस में देश हैं जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए नियम वगैरह बना, तो ट्रेड रूल से जुड़ा हुआ इसका काम होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए लास्ट चैप्टर देख लेते हैं। लास्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है शहरी कचरा समस्या का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर शहरी कचरा का जो सबसे मुख्य कारण है वो यही है कि भाई यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा हो गई है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि भारत में भी यही होता है, भारत बोलो दिल्ली में भी यही है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर बहुत सारा वेस्ट होता है एक तरीके से, तो इसकी दिक्कत हर शहर में देखने को मिलती है।
अगला है आपका स्लम्स इंडिकेट व्हाट टाइप्स ऑफ इशू। जो झुग्गी बस्तियां आप देखते हैं वो किस समस्या को दिखाती हैं? वो दिखाती हैं भाई कि आपके यहाँ पर जो रहने वालों की जो जनसंख्या है वो घरों की मात्रा से कम है, नहीं ज्यादा है, क्योंकि आपके पास घर कम है, लोग ज्यादा हैं, तो लोग क्या करेंगे भाई? अब नॉर्मल सी बात है, स्लम्स बनाएंगे। चलिए, और थोड़े महंगे हैं इस वजह से बनाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय। तो भूमि क्षरण का जो मुख्य कारण क्या है भाई? ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग अगर आप करेंगे, नॉर्मल सी बात है, तो जो आपकी भूमि है वो क्या होगी? एक तरीके से खराब होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अर्बन वेस्ट। तो शहरी कचरे का जो सतत समाधान है वो यही है कि जो भी सामान यहाँ पर एक तरीके से कचरे के रूप में आते हैं उसको एक तरीके से रिसाइकिल करना चाहिए, पुनः चक्रण करना चाहिए, ताकि जो आपका पोल्यूशन वगैरह है वो कम हो, जो कूड़ा वगैरह है वो थोड़ा सा कम एक तरीके से बने। तो ये एक तरीका बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट, मेजर वाटर पोल्यूशन सोर्स इन सिटी। तो शहरों में जल प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो यही है कि जो भी यहाँ पर जो सीवेज होती है वो सही तरीके से मतलब चलती नहीं है, फिर उसको सही तरीके से सफाई नहीं मिलती है। दैट इज वाई जो शहर वगैरह होते हैं वहां पर वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही थे भाई ये सारे के सारे क्वेश्चंस, और आशा करता हूं आपको सारे के सारे समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ओके, और साथ में अगर आपने बुक 1 की वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी चैप्टर्स देख लें, और साथ में ये वाला भी देख लें। इसके साथ में पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको देखने हो तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ज्योग्राफी के ही, उसमें मैंने एमसीक्यू और भी करा रखे हैं। तो अगर आपको इन एमसीक्यू से लगता है कि थोड़े आपको और एमसीक्यू चाहिए तो आप उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए। ज्योग्राफी 12th की ही मैंने वो बना रखी है। पिछले साल की वीडियो है वो अलग बात है, लेकिन वो क्वेश्चन तो एकदम बढ़िया ही है जो एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले भी थे। ठीक है, तो चलिए मैं अब अलविदा लेता हूं आपसे, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।